नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके का में। सवा लाख टके का में आज का सवाल यही है कि आज जिस तरीके से ऊपरी स्तरों से फिसला है बाजार, तो क्या ये मान के चलें कि इस बार की जो होली है वो लाल रंग से ही खेलने को मिलेगी, क्योंकि कल है एक्सपायरी का दिन, छोटा हफ्ता है, तो मुनाफा वसूली अगर गहराती है तो कहां तक जाता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो सुस्ती है, क्या वो जो एक दिन बचा हुआ है एक्सपायरी के दिन का यानी कल, क्या यहाँ पर भी और ज़्यादा गिरावट गहराएगी? तो क्या एक बार के लिए बाजार से दूरी बनाना ही बेहतर विकल्प होगा? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल कि एफआईज की तरफ से जो हम देख रहे हैं बिकवाली थोड़ी घट रही है। कल हमने देखा कि जो आंकड़े निकल करके आए उसमें एक बड़ा हिस्सा इंडसइंड बैंक को अगर हम निकाल दें तो अगर बिकवाली के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं, तो क्या इसे एक पॉजिटिव साइन की तरीके से देखें? ये तमाम वो सवाल है जिसमें हम उत्तर जानने की कोशिश करेंगे सवा लाख टके का में। लेकिन अभी के लिए बाजार पर नजर डालते हैं। 137 अंक नीचे निफ्टी, 22,360 का लेवल देखने को मिल रहा है। 22,329 सबसे थोड़ी देर पहले इंट्राडे लो बना है। 137 अंकों की गिरावट। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर बात करें तो वो अब पूरी तरीके से बियर के पक्ष में। 1873 शेयर ऐसे हैं जो गिर के कामकाज कर रहे हैं और महज 847 शेयरों में इस समय मजबूती देखने को मिल रही है। इंडसइंड बैंक में 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद आज रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। 4.25% की मजबूती यहाँ पर 684 का लेवल देखने को मिल रहा है। बैंकिंग शेयरों में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है आज के बाजार के अंदर। चलिए, हमारे साथ आज के विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, अरुण केजरीवाल जी। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत महत्वपूर्ण दिन जुड़े हैं सर। पहले तो हो सकता है होली के दिन ऑन एयर मुलाकात हो ना हो, लेकिन बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से आपको होली की। क्या ये मान के चलें कि लाल रंग से ही खेलेंगे होली इस बार? सर, ऐसा है, बाजार ने आदी करा दिया है लाल रंग से खेलने का। अब उम्मीद ये करते हैं कि लाल को छोड़कर हरे से खेले तो शायद होली के बाद बाजार कुछ सुधरे। लाल से अब थक गए हैं। लाल से थक गए, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। काफ़ी जो है दबाव, गिरावट जो है माहौल देखने को मिल रहा है। सर, अभी के बाजार को कैसे देख रहे हैं? क्या जो अभी 137 अंकों की गिरावट अब देखने को मिल रही है, एक्सपायरी का हफ्ता, कल एक्सपायरी है, उसके बाद से एक लंबा वीकेंड है, तो पोजीशन लोग लेके जाना नहीं चाहेंगे, तो क्या ये गिरावट थोड़ी और गहराएगी आने वाले जो बचा हुआ समय है, कल का दिन जो बचा हुआ है? विपुल जी, 2-3 चीज खास मैं आपके और आपके जो सुनने वाले हैं उनको थोड़ा समझाना चाहता हूं। बिल्कुल। कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि भारत के बाजार में कमजोरी थी, उसको लेकर अपना बाजार गिर रहा था, कुछ वैल्यूएशन महंगे थे, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बेच रहे थे। अब जो गिरावट आ रही है वो अमेरिका में तकलीफ आने लगी है। वहां के मार्केट को भी ये समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह, दोपहर और शाम को 3 अलग अलग बात करने लगे हैं जो उनके बाजार के लिए नुकसान कर रहा है, फायदा नहीं कर रहा है। एक ही छोटी सी चीज दोहराना चाहता हूं आपके सभी दर्शकों के लिए जी। मेक्सिको में वहां की जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने ऑटो कंपोनेंट के पार्ट्स बनाने के बड़े बड़े कारखाने मेक्सिको में लगाए जो बॉर्डर पर है अमेरिका के। उसका मुख्य फायदा ये था कि मेक्सिको में जो चीप लेबर मिलता है उससे वो पार्ट बनकर अमेरिका में आ सकते हैं और उनको गाड़ियां बनाने में प्रोत्साहन मिले, एनकरेजमेंट मिले और कुछ कॉस्ट कम हो जाए। अब जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं 25% टैरिफ लगेगा, और ये अगर 25% लग जाता है तो अमेरिका में जो गाड़ियां बनती है जो वो विश्व भर में बेचते हैं वो महंगी हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो मेक्सिको में किया गया वो एक तरह से अब बेकार साबित होगा। तो कहीं पर भी ट्रंप ने ये नहीं सोचा था कि भाई इतना बड़ा उनका नुकसान वो कर देंगे ऑटो क्षेत्र को। लेकिन ऐसी जो एक एक करके दुविधाएं सामने आ रही है उससे वो जूझ रहे हैं, और इलेक्शन में जो कहा गया था और अब जो हकीकत आ रहा है उसमें एक फर्क है।
बिल्कुल सही कहा सर। और इस बीच बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो आपसे जुड़ करके अपने दुविधाएं, अपने सवाल जो है वो आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। तो एक एक करके उन प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं। गुंजन जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और इन्होंने पीटीसी इंडिया को लेकर के प्रश्न पूछा है। 168 के भाव पर इन्होंने खरीदा हुआ है पीटीसी इंडिया और जानना चाह रही है कि अभी जो है क्या करना चाहिए पीटीसी इंडिया को लेकर के। अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 152 के आसपास का चल रहा है और पीटीसी इंडिया इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है वो ख़रीदा हुआ है पीटीसी इंडिया इन्होंने 168 रुपये के भाव पर। 14-15 रुपये के आसपास का नुकसान अभी इनको चल रहा है। क्या सलाह रहेगी सर पीटीसी इंडिया को लेकर के? एक सेकेंड सर। जी, हालांकि इन्होंने अपना नज़रिया हमें नहीं भेजा है, लेकिन ये जानना चाह रही हैं कि अभी क्या एवरेज कर सकते हैं, होल्ड करें या फिर बेच दें। तीनों विकल्प इनके पास खुले हुए हैं। अभी 15-16 रुपये के नुकसान पे हैं पीटीसी इंडिया को लेकर के। मिला सर आपको? एक सेकेंड सर, ये पीटीसी के नाम से दो दो कंपनियां हैं, बिल्कुल। इसके लिए थोड़ी सी। चलिए इस बीच जब तक जरा पीटीसी इंडिया के शेयर पे नजर डाल लेते हैं क्या स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले 4-5 दिन के अंदर अगर हम देखें तो 1-1.5% पॉजिटिव रहा है। एक महीने में इसने करीब 15% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है बाजार को पीटीसी इंडिया का शेयर। अभी 150 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 152 के आसपास का लेवल इस समय बना हुआ है। अगर हम इस शेयर पर नजर डालें तो हालाँकि अभी हाल फिलहाल में कोई खबर तो यहाँ पर नहीं रही है। सर मिला क्या आपको या फिर आगे बढ़े? नहीं सर, आगे बढ़ते हैं जी। मैं थोड़ा खोज कर देता हूँ ठीक आपको। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो चलिए गुंजन जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में हम जो है देंगे आपको। इस बीच जो है आईआरएफसी को लेकर के जगदीश माली जी बहुत दिन से परेशान हैं। कह रहे हैं कि क्या अभी जो है नए लेवल पे बाय करना चाहिए। आईआरएफसी, आरवीएनएल, ये वो ऐसे शेयर हैं सर कि आप जब आते हैं तो अक्सर चर्चा होती रहती है और लोगों की पोजीशन भी फंसी हुई है। 0.25% के आसपास की गिरावट है, आज 119 के आसपास चल रहा है। इन दोनों पे ही आपका व्यू जानना चाहेंगे, आईआरएफसी और साथ ही साथ आरवीएनएल 330-331 के आसपास। बीच में जो रिकवरी आई बाजार में उसमें आरवीएनएल ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखिए, फर्क ये है, बार बार लोग आईआरएफसी को रेलवे स्टॉक समझकर जो कहते हैं ना, आकर्षित हुए और फंस गए। रेलवे स्टॉक है, रेलवे के लिए काम करता है, बट इसका जो मुख्य काम है वो रेलवे के लिए पैसा जुटा के देता है। एक कमीशन एजेंट है। कमीशन एजेंट की हैसियत कहिए तो उसे वो एक छोटा सा कमीशन मिलता है, एक फी मिलती है जिससे कंपनी चलती है। लेकिन इसमें लोग बाग जो कहते हैं इतने ज्यादा आकर्षित हो गए और ये सोचने लगे कि ये कंपनी भी उस तरह चलती है जैसे कि और कंपनियां चलती है। इसके कारण इसके अंदर में फंसते चले गए और काफी जो कहते हैं ऊपर के गिरावट, मेरे ख्याल से इसका भाव 200 रुपए के आसपास एक समय चला गया था जब चुनावी नतीजे घोषित हुए थे और वहां से एक गिरावट शुरू हुई है। मेरे ख्याल से ये जो भाव है 105-120 के बीच का जो रेंज है, इस भाव पर ये शेयर चलता रहेगा। इसमें आपको एक डिविडेंड यील्ड अच्छी मिलती है और शेयर में एक धीरे धीरे जो कंपनी की ग्रोथ आती है वो आती रहेगी। अगर आप एक स्टेडी अप्रिसिएशन के हिसाब से निवेशित रहना चाहते हैं तो बेशक रहिए। अगर आपको वो झड़पी प्राइस मूवमेंट चाहिए तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप और कोई शेयर में आपका पैसा निवेश कीजिए। एक शेयर जो मैं कह सकता हूं रेलवे के पैक में ही, अगर कोई शेयर है जो रेलवे पैक में अच्छा लगता है, मौजूदा स्तर की मैं बात नहीं कर रहा, बट वो है आरवीएनएल। वो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है और उसके पास ऑर्डर ज्यादा आते हैं कम आते हैं, उससे नफा नुकसान बढ़ता या घटता है। आपने आरवीएनएल का जिक्र किया, एक और शेयर सर जिस पे आपका रुख थोड़ा सा आकर्षित करना चाहेंगे वो है जुपिटर वैगन। जुपिटर वैगन काफ़ी शानदार रिटर्न इसने लोगों को दिए। अभी क्या करना चाहिए जुपिटर वैगन में? क्या अब जो है जो जितना करेक्शन आ गया है,
क्या पोर्टफोलियो में शामिल कर लें? 700 के आसपास था, अब जो है 293 पे मिल रहा है, अभी भी अच्छा लग रहा है आपको? सर देखिए, मेरे पोर्टफोलियो में ये शेयर शामिल था, है और रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक दिन के लिए नहीं होता। कंपनी का प्रदर्शन शानदार है, शेयर का प्रदर्शन खराब है, क्योंकि बाजार में सबको जो शेयर कंटिन्यूअसली ऊपर चले वही शेयर अच्छे लगते हैं, लेकिन बीच में इसके भी जो वैल्यूएशन और खास करके पी मल्टीपल जो है वो ट्रिपल डिजिट में पहुंच गए थे, और ट्रिपल डिजिट के वैल्यूएशन क्रिकेट के मैदान पे अच्छे लगते हैं, शेयर बाजार में नहीं। वाह, तो अ, तो क्या तुलना कहने की का है सर मतलब ये है कि जब महंगे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं शेयर बेचकर प्रॉफिट बुक करना आवश्यक हो जाता है। और अगर आप ध्यान दें तो मैं कई बार जब शेयर बहुत महंगे होते थे तो यही कहता था कि भाई आप निकल नहीं पाओगे शेयर में, कम से कम एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए कि जब शेयर उल्टा चलने लगे तो आप उसमें से निकल जाएं। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये स्थिति जो है जुपिटर वैगन IRFC RVNL को लेकर के देखने को मिल रही है। स्वाति मौर्य जी का प्रश्न ले लेते हैं। स्वाति मौर्य जी का प्रश्न आया है रेणुका शुगर को लेकर के, कह रहे हैं हैप्पी होली सर जी, व्यू ऑन रेणुका शुगर। तो हैप्पी होली आपको भी स्वाति जी, और रंग बिरंगा सभी जो है रंग आपके जीवन में बिखरते रहें। चीनी क्षेत्र में आज जो है वो हम तेज़ी देख रहे हैं, चीनी में मिठास बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अभी आज जरा रेणुका शुगर पे नजर डालें कि वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो रेणुका शुगर अभी तो 0.25% के आसपास की मजबूती है, 28 रुपये के आसपास चल रहा है, और इन्होंने जो ख़रीदा हुआ है रेणुका शुगर को वो 48 पे लिया, 52 पे लिया हुआ है, तो इनको तो काफ़ी लॉस हो रहा है। तो आपका भाव आने में तो मुझे लगता है अभी काफ़ी समय लग जाएगा, दोगुना होना पड़ेगा मौजूदा भाव से इस शेयर को। सर क्या सलाह रहेगी रेणुका शुगर पे पहले तो? विपुल जी, रेणुका का जवाब दे उसके पहले पीटीसी का शेयर मुझे खोजते खोजते मिल गया। जी सर, तो जी। पीटीसी में एक पॉजिटिव रुझान दिख रहा है, शेयर ने एक बॉटम बनाकर थोड़ा सा ऊपर चला है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर चल रहा है, और पिछला जो एक छोटा सा हाई बनाया था उसके ऊपर चला गया है। तो इनका लॉस जो है कुछ कम होने की संभावना दिख रही है आने वाले समय में, और इनके लिए एक जो एक रेजिस्टेंस का जोन आएगा वो है करीब 168 170 के आसपास। तो वहां पर हो सकता है कि इनकी खरीद की भी कीमत के आसपास या उससे ऊपर थोड़ा चला जाएगा, वहां पे निकला जा सकता है। लेकिन अगर ये होल्ड करना चाहती हैं तो ये इनके लिए एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का लक्ष्य हो जाएगा। अब आ जाते हैं जो दूसरी मोहतरमा ने जी रेणुका शुगर का पूछा था। और रेणुका के साथ साथ आज हम देख रहे हैं पूरे शुगर पैक में ही मजबूती देखने को मिल रही है। रेणुका 27-28 के आसपास चल रहा है, बलरामपुर चीनी 4.5% के आसपास की मजबूती इस समय दिखा रहा है, आप देख सकते हैं 4.5% ऊपर। इसके अलावा AID पैरी में हम देख रहे हैं कि मजबूती है 0.3% के आसपास की, त्रिवेणी इंजीनियरिंग 0.5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। तो ये आज पूरे शुगर पैक में अच्छी मजबूती है। कारण मैं बता दूं कि जैसे यहाँ पे इस तरह की खबरें हैं कि जो जिस तरह का कंजम्पशन है उस हिसाब से प्रोडक्शन उस तरीके से नहीं हुआ है, तो शॉर्ट प्रोडक्शन की वजह से ये रैली देखने को मिल रही है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर रेणुका को लेकर? पहले विपुल जी, 2-3 चीज कहूंगा शुगर क्षेत्र के बारे में कि अब जो गर्मी शुरू हो गई है, होली 2 दिन बाद है, तो शुगर मिल्स की जो क्रशिंग सीजन होती है वो लगभग खत्म हो चुकी है। जो इक्का दुक्का मिल चल रही है वो भी होली तक, मतलब आज कल में बंद हो जाएगी, और शुगर प्रोडक्शन सीजन अब जाकर दिवाली के आसपास चालू होगा। तो ये कह सकते हैं कि शुगर का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया में वो दिवाली से होली के बीच में प्रोडक्शन होता है। अब जो भी खपत होगी चीनी की वो बना हुआ स्टॉक से ही होगा। इस साल की जो सीजन रही है
उसमें गन्ने का उत्पादन कुछ न कुछ कम हुआ है अनुमान से, अंदाजे से। तो इसको लेकर जो शुगर की जो स्टॉक लेवल है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी होने की बात है। ये जो गर्मी के सीजन होती है इसमें चीनी के दाम कुछ न कुछ बढ़ने लगते हैं, दाम बढ़ रहे हैं। इसको लेकर शुगर क्षेत्र में एक तेजी का माहौल जैसा हो रखा है। लेकिन क्योंकि ये एक एसेंशियल कमोडिटी में गिनी जाती है, इसके दाम काफी रेगुलेटेड है सरकार की तरफ से। और जब भी देखा जाता है कि खुदरा मंडी में चीनी के दाम बढ़ते हैं तो सरकार फ्रेश क्वांटिटी रिलीज करती है जिससे कि प्राइस न बढ़े। तो जहां तक रेणुका शुगर का सवाल है, कुछ न कुछ यहाँ से शॉर्ट टर्म इसमें बाउंस आ सकता है। 10 रुपए की तेजी बनने की संभावना है आने वाले कुछ दिनों में। 10 रुपए की तेजी आए तो निकल जाए क्या, क्योंकि इनका भाव तो आने में डबल होना पड़ेगा शेयर को। तो देखिए उतनी तो क्षमता नहीं दिख रही शेयर में, लेकिन जो सब एवरेजेस है ये 8-10 रुपए बढ़ते ही सब एवरेजेस शेयर पर हावी हो जाएंगे। तो वहां पर कुछ न कुछ नई रणनीति चार्ट देखकर वापस तय करना पड़ेगा कि बाकी शुगर पैक चल रहा है या सिर्फ रेणुका में कुछ मूवमेंट है। ठीक है सर, चलिए जरा चलते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ चंदन जी हैं हमारे साथ। चंदन जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार विपुल जी, कैसे हैं चंदन जी? आपका बोलने का अंदाज जो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है सर। अरे थैंक यू सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। उड़ीसा में कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? मैं राउरकेला से। राउरकेला से बोल रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया सर। और बताइए क्या इस समय होली की तैयारियां चल रही हैं सर? हाँ, होली की तैयारी, पोर्टफोलियो तो लाल भरा हुआ है तो उससे ही खेलेंगे। चलिए अब कोई बात नहीं, अब पोर्टफोलियो लाल है लेकिन अब खुशी तो मनानी पड़ेगी, लेकिन क्या ही किया जाए। जी जी सर। जी, अब अगले साल देखते हैं कैसी रहती है होली। कहाँ पे नुकसान हो रहा है सर, क्या सवाल है आपका? ऐसा था लेकिन सर मेरा क्वेश्चन था बिरला साहब को लेके। वो मेरा एवरेज 624 है, 180 शेयर है। कौन सी कंपनी बताई सर आपने? बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट, ओके। जी सर। जी। तो मेरा क्वेश्चन रवि सर से था। हाँ। रवि सर है क्या? नहीं, रवि सर नहीं, आज हमारे साथ अरुण जी हैं। ठीक है अरुण जी, नमस्कार। अरुण सर से नमस्कार बोल दीजिएगा। हाँ, अरुण सर सुन रहे हैं आपको। जी। ठीक है, ये मेरा एक्चुअली लॉन्ग टर्म में 3-4 साल के लिए रख सकते हैं जी ना, इससे निकल जाए क्या या रखे? इसका क्या सलाह है, थोड़ा क्या सलाह रहेगी? चलिए 624 पे आपने ले रखा है, अभी करीब 379-90 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। तो आपकी खरीद से तो काफ़ी दूरी जो है यहाँ पर बनी हुई है। सर 3-4 साल का नज़रिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही कि 3-4 साल तक रुकने का फ़ायदा है क्या यहाँ पर? पिछले 5 दिन में 11% करेक्ट हो चुका है, एक महीने में 22% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर आ चुकी है। नुकसान में काफ़ी ज़्यादा हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी, क्या वेट करें 3-4 साल तक? विपुल जी, अगर चार्ट का पैटर्न देखें तो शेयर में नीचे की तरफ मोमेंटम बढ़ा है और ऐसा लग रहा है कि ये शेयर और थोड़ा गिरेगा। लॉस बड़ा हो चुका है, इस भाव में बेचने की सलाह देना शायद जिसे कहते हैं ना काफी डेंजरस या खतरनाक चीज होगी। मेरे ख्याल से कुछ शेयर को और झेले, क्योंकि 22% की जो गिरावट एक महीने हुई है, अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये शेयर एक बॉटम बनाने की चेष्टा करेगा। तो उस बॉटम के बाद में एक नई रणनीति बनानी चाहिए। बट इस शेयर से इनको और आपके बाकी दर्शकों को एक सीख लेनी चाहिए कि स्टॉप लॉस के बिना शेयर बाजार में काम करना खतरे से खाली तो है ही नहीं, लेकिन ये आपके पोर्टफोलियो को खाली कर सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। तो ये राय है आपकी बिरला सॉफ्ट को लेकर के। इस बीच हमारे कुछ एक और दर्शक जो जुड़ रहे हैं, उसमें जो है प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं, विपुल जी अरुण केजरीवाल जी को हर हर महादेव। अरुण केजरीवाल जी को इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है गुरु जी। कह रहे हैं कि गुरु जी को चरण स्पर्श, गुरु जी की तबीयत कैसी है?
गुरु जी की तबीयत तो ठीक है, गुरु जी को हुआ क्या सर? आपकी तबीयत बीच में खराब थी क्या सर? अब मुझे तो जानकारी ये करीब चलिए। 3 एक महीने पहले आपके शो पर ही कुछ खांसी कुछ अरे ज्यादा वो बढ़ तो गई बहुत पुरानी थी। बात हो गई सर, मुझे हाँ, लगा कि हो बट सकता है कुछ। उसके बाद में भगवान की दया से कोई भी ऐसी कोई शिकायत नहीं नहीं नहीं, तो है। फिर ये वैसे ही उन्होंने पूछा होगा आपकी तबीयत कैसी है। तो अच्छी तबीयत है सर, बहुत जो है फिट एंड फाइन है, इतनी अच्छी एडवाइस दे रहे हैं। पीसी ज्वेलर्स को लेकर के जानना चाह रहे हैं। 16 रुपये 84 पैसे पे इन्होंने खरीदा हुआ 2000 शेयर इनके पास पीसी ज्वेलर्स के हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। सर सोने में तो अच्छी तेज़ी देखने को मिली है लोगों को, अच्छी कमाई भी हुई, लेकिन जेम्सन ज्वेलरी वाले में पिटाई हो रही है। 12-13 रुपये के आसपास है, 16 रुपये के ऊपर इन्होंने ख़रीदा हुआ है। 3-4 रुपये का नुकसान इनको यहाँ पे हो रहा है। क्या करें, नुकसान बुक करें, होल्ड करें अभी? सर जहां तक पीसी ज्वेलर की बात है, ये जो तिमाही के नतीजे आएंगे, सालाना रिजल्ट, उसके अंदर में जितना भी कंपनी ने बैंकों के साथ सेटलमेंट किया है और जो ब्याज प्रोवाइडेड है और उसने पे नहीं किया, वो सबका राइट बैक शेयर में आएगा, जिसके कारण कंपनी के बुक प्रॉफिट में बहुत बड़ी एक तेजी देखने को मिलेगी, बढ़त देखने को मिलेगी। चार्टिकली अगर आप देखें तो कई समय के बाद ये शेयर अपने जो शॉर्ट एंड मीडियम टर्म एवरेजेस है उसके आसपास पहुंच चुका है, और अब अगर ये 4 आना 8 आना भी शेयर बढ़कर मेंटेन करता है तो उन एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगेगा, जो एक पॉजिटिव साइन है, और वहां से शेयर में आपको एक बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर आपका नजरिया 6 से 8 महीने का है तो मैंने जो इसकी प्राइस टारगेट दी है 25 रुपए के आसपास की, वो आपको अवश्य देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये सलाह है आपके लिए। और इस बीच देवाशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवाशीष जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? बढ़िया हूँ, और मैं वेस्ट बंगाल का ईस्ट मेदिनीपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सब भालो सर? भालो भालो, तुम ही भालो? हाँ, हम तो बहुत ज़्यादा भालो सर, बहुत अच्छा चल रहा है, और आप जैसे लोगों से बात हो जाती है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। जी, अरुण सर भी भालो? अरे अरुण सर ही बताएंगे। उसके चेहरे की सर की आप मुस्कुराहट देख लीजिए ऑन एयर, तो इसका मतलब सब भालो है सर। सर सब भालो सर, अरुण सर? एकदम भालो आची भाई, एकदम भालो आची। चलिए सर बताइए, सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैं नया इन्वेस्टर हूँ और मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस में शेयर खरीदना चाहता हूँ। अभी 100 खरीदेंगे, बाद में और 100-200 खरीदेंगे। अच्छा, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है क्या स्टॉक? लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि नहीं, ये अच्छी बात है कि आपने जो सवाल पूछा वो लेने से पहले पूछा है। देवाशीष, आपका नाम पूरा क्या है? देवाशीष सरकार या सरदार? नहीं, मेरा नाम देवाशीष सरदार। सरदार, अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, है, ओके ओके। 115 के भाव पर अभी चल रहा है, 114.15 पे। और सर अभी 100 शेयर लेना चाह रहे हैं, आगे 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 चल के लेंगे। ये जब लिस्ट हुई थी कंपनी तब भी लोग फंडामेंटल पे काफ़ी भरोसा कर रहे थे। अभी करेक्शन भी आ गया शेयर में। क्या करना चाहिए? अपने 52 वीक लो के आसपास जो इसने बनाया था 103 रुपये का, वहाँ से बहुत दूरी भी नहीं है, तो क्या इस लेवल के आसपास ख़रीदारी करनी चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे? और साथ में अगर बजाज हाउसिंग फाइनेंस और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में कंपैरिजन करना हो, बेटर क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं थोड़ा बायस्ड हूँ बजाज हाउसिंग के अगेंस्ट में। मुझे पीएनबी हाउसिंग ज्यादा पसंद है, और वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पे अगर आप देखें तो पीएनबी हाउसिंग काफी सस्ता है बजाज हाउसिंग के तहत। लेकिन जब इसका आईपीओ आया था बजाज ग्रुप के कंपनी में, मेरे ख्याल से 20 साल या 25 साल बाद कोई इश्यू आई थी, तो इसमें एक जो बाजार में एक फ्रेंजी बोलते हैं वो हुआ था, और आपके 70 रुपए का शेयर 3 दिन में 184 रुपया हो गया था। तो काफी बड़ा उसमें एक मूवमेंट आया था जो लिमिट के बाहर हुआ था जी। और जो कहते हैं कि लोगों को ये समझ में नहीं आई थी। अगर ये निवेश करना चाहते हैं और इसमें 100 शेयर लेना चाहते हैं
तो 100 रुपए के आसपास एक लेवल ऐसा है जो लिया जा सकता है। और अगर वो दूसरा कोई कंपेटिटिव लेना चाहते हैं तो वो पीएनबी हाउसिंग या आधार हाउसिंग भी देख सकते हैं। उनके वैल्यूएशन बजाज से काफी अट्रैक्टिव है। ठीक सर, चलिए तो ये राय निकल करके आती हुई देवाशीष जी आपके लिए स्वाति जी के पास चलते हैं। स्वाति जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल सर, हैप्पी होली। हैप्पी होली मैम। स्वाति जी, आपको और आपके पूरे परिवार को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार में खुशियां रहें, ढेर सारे रंग बिखरे रहें और पोर्टफोलियो का रंग हरा रहे। बताइए मैम, कहाँ से बोल रही हैं? जालंधर से? हाँ जी हाँ जी। ठीक मैम, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरे पास अशोका बिल्कोन है @189 और अशोक लीलैंड। अशोका बिल्डकॉन, अशोक बिल्डकॉन, ये क्या अशोक शब्द से कोई विशेष प्रेम है आपको कि मतलब अशोका बिल्डकॉन भी ले रखा है, अशोक लेलैंड भी रखा है, कोई खास वजह मैम? सर ये दोनों शेयर मैंने है जो बजट के टाइम जब ये गिरे थे ना तब लिए थे, तो ये अच्छा। वापस ही बजट वाली प्राइस पे आ गए। हाँ बात तो सही है। और अशोका बिल्डकॉन किस रेट पे बताया आपने? 189, दोनों ही 189 पे। दोनों ही 189, क्या मतलब, नाम भी एक जैसे, प्राइस भी एक जैसे, बहुत शानदार मैम। और कब तक होल्ड करना चाह रही हैं? ये मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इस पे। लॉन्ग टर्म व्यू, चलिए ठीक है, हाँ। दोनों पर ही व्यू जो है वो ले लेते हैं। और अशोक लेलैंड पे और भी बहुत सारे सवाल हमारे दर्शकों की तरफ से आए हैं। ऐश्वरी तिवारी जी की तरफ से भी सवाल आया है। उन्होंने 208 पे ले रखे हैं अशोक लेलैंड के शेयर और कह रहे हैं कि आगे के लिए क्या करना चाहिए। 6 महीने का नज़रिया इनका है, इनका भी लॉन्ग टर्म का नज़रिया है स्वाति जी का। शुरुआत अशोक लेलैंड से ही करते हैं सर, कैसे देख रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी अशोक लेलैंड को लेकर? तो चार्टिकली थोड़ा खराब दिख रहा है और अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक बॉटम बनाने की चेष्टा कर रहा है। यहाँ पर करीब महीने भर पहले भी सपोर्ट लिया था और अगर आप देखें तो जून के महीने चुनाव के जब नतीजे आए थे तब भी एक इंट्राडे स्विंग लो यहाँ पर बना था। मेरे ख्याल से 180-82 के आसपास सपोर्ट मिलकर यहाँ से शेयर चल सकता है। थोड़ा रिबाउंड भी करना चाहिए। अब अगर ये नया निवेश करना चाहते हैं तो ये लो बनने के लिए इन्हें राह देखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जब ये बजट के टाइम पर लिया था उसके बाद में इनको एक छोटा सा मूव मिला था, लेकिन शायद ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं है, नहीं तो इन्हें करीब 31 रुपए का एक मूव मिला था, वहां पर ये कुछ प्रॉफिट बुक कर सकती थी। अच्छा ठीक है सर, तो ये अशोका बिल्डकॉन पे क्या व्यू हो सर आपका? 1 मिनट सर जी, क्योंकि दोनों ही इन्होंने ले रखे हैं। तब तक एक टिप्पणी पढ़ लेते हैं जरा, बड़ी इंटरेस्टिंग टिप्पणी आई हुई है और ये प्रवीण गुप्ता जी की टिप्पणी जो है वो आई हुई है। और प्रवीण जी कह रहे हैं गुरुजी 2 साल का नज़रिया है, कह रहे हैं गुरुजी तबीयत इसलिए पूछा कि जब चिट्ठी लिखते हैं तो चरण स्पर्श के बाद तबीयत के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है कि आप सही सलामत रहें। वाह प्रवीण जी वाह, चिट्ठी की याद दिला दी चिट्ठी की याद सर इनको नमस्कार। और बड़ा अच्छा लगता है ये सुनकर कि दर्शक आपकी सेहत और तबीयत के बारे में इतना पूछते हैं। बड़ा बड़ा आभार। नहीं बिल्कुल, थैंक यू प्रवीण जी। और जो इन्होंने बातें लिखी ना, चिट्ठी की याद दिला देगी। बिल्कुल हम लोग भी चिट्ठी लिखते थे तो पहले चरण स्पर्श नमस्कार के बाद पहले यही करते थे कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ होंगे, तो बिल्कुल सही बात है सर। अगर अशोका बिल्डकॉन मिल गया हो सर। अशोका बिल्डकॉन की अगर आप बात करें तो एक शार्प डिप करके एक लो बनाया है और अब ये चेष्टा कर रहा है कि वापस एक डबल बॉटम या एक बॉटम इस्टेब्लिश करने की चेष्टा करे। थोड़ा अगर यहाँ पे रिकवरी आती भी है तो एवरेजेस इस शेयर को थोड़ा सा परेशान करेंगे। मेरे ख्याल से कुछ समय लगेगा ये शेयर को ठीक ठाक होने के लिए। हो सकता है तब तक आपके मार्च तिमाही के नतीजे भी कंपनी के आ जाए। प्रदर्शन कंपनी का ठीक है, शेयर का मौजूदा हाल थोड़ा सा खराब है।
चलिए ठीक, तो यहाँ पर अशोका बिल्डकॉन पर भी बात हो गई। अब जरा चलते हैं अगले दर्शक, तौफीर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची झारखंड से। तौकीर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक है सर, अपना सुनाइए सर। हम सब फर्स्ट क्लास सर। बताइए रांची के अंदर क्या करते हैं आप? सर रांची में हम जॉब करते हैं सर, कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर का, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर प्रश्न ये है कि सीजी पावर मैंने 550 के रेट पे 70 शेयर खरीदा है सर, तो उस पे होल्ड करना चाहिए या फिर और ऐड करना चाहिए? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप इसे? सर सीजी पावर सर 2 साल के लिए सर। 2 साल के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। कब लिया था सर आपने ये? सर ये अप्रैल 2024 में मैंने लिया था सर। अप्रैल 2024 में आपने लिया हुआ है। तो वहाँ से तो अगर हम देखें तो ऊपर के भी लेवल आपने देखे तब आप निकले नहीं, अभी भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। अभी कितने समय, क्या नज़रिया बताया आपने? 2 साल सर 2 साल के लिए। 2 साल, चलिए ठीक है सर। 2 साल का इनका नज़रिया है और इन्होंने 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर भी देखा, 874-75 का, अभी 605 के आसपास है। आप इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? अभी होल्ड करें? 2 साल का नज़रिया है, पावर में ही अगर रहना है तो सीजी पावर, क्या इन्होंने जो चुनाव किया है क्या वो सही है? तो देखिए, कंपनी अच्छी है। एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अवश्य बनाना चाहिए कि इन्होंने एक अच्छे लेवल पे एंटर किया था, इन्हें एक अच्छा मुनाफा मिल रहा था, तो कहीं न कहीं निवेशक को जब वो शेयर खरीदता है एक टारगेट मन में सेट करना चाहिए, और वो जब टारगेट आ जाता है तो प्रॉफिट बुक भी करना चाहिए। क्योंकि वो अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हो और फिर आप सोचते हो क्या इस भाव में ये शेयर में निवेश करना चाहिए या कुछ और देखूं, मान लीजिए आप प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहते तो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जिससे कि आपका प्रॉफिट वापस गायब ना हो जाए। तो ये छोटी छोटी टिप्पणियां इसलिए कर रहा हूं कि लोगों को ये समझ में आए कि ये शेयर बाजार भी एक तरह की रणनीति होती है, जहां पर आप डिसाइड करते हैं कि आप इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट होगा उसके बाद कैसे कैसे क्या करना है, और प्रॉफिट को बरकरार रखने के लिए क्या मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सर। सीजी पावर के बाद सर एक और पावर से जुड़ी हुई कंपनी, ये भी आईआरएफसी की तरह ही है, और वो है इरेडा, जो कि यहाँ पर फाइनेंस करती है पावर क्षेत्र के अंदर। आपकी टिप्पणी क्या होगी? दीपेश कौंडाल जी कह रहे हैं क्या इरेडा 195 का भी चल रहा है, क्या और गिरेगा? क्या मुझे किन लेवल्स पे एवरेज करना चाहिए? क्या 120 तक का, 195 पे ले रखा है और कह रहे हैं कि क्या 120 तक आ जाए तो उस पर एवरेज करना चाहिए? क्या सही एवरेजिंग कहाँ करें, ये समझना चाह रहे हैं कि अभी एवरेजिंग के लिए कौन सा लेवल बेस्ट होगा? सर इन्होंने जो सेकंड पार्ट कहा उसका जवाब बड़ा सही है। अगर आपने 195 में लिया है और 120 तक आने तक आप रुकना चाहते हो एवरेज करने के लिए, तो ये आपकी रणनीति गलत है। अगर ये शेयर 120 तक आने की संभावना रखता है तो 195 लिया हुआ शेयर 170-75 में आपको निकल जाना चाहिए, और उसके बाद अगर शेयर 120 आता है तब आप लेने की सोचिए। बट ये रणनीति कि मैंने 195 में लिया और 120 में एवरेज करूंगा, ये सोचना और ये ऐसा काम करना बहुत ही गलत होता है। दोनों चीज का जवाब दे देते हैं। ऐसा लगता नहीं कि ये 120 आएगा। दूसरा ये कि ये शेयर भी अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि 32 से 320 एक एबरेशन था, और क्योंकि ये भी एक फाइनेंस कंपनी है, पीएफसी, आरईसी, इरिडा की तरह, उसी के साथ ये चलेगा। अब लोगों को इसके वैल्यूएशंस को समझने में थोड़ी सी क्लैरिटी मिल रही है। मौजूदा स्तर पर पीएफसी और आरईसी के बनिस्बत ये शेयर आज भी महंगा है वैल्यूएशन में। बिल्कुल। इस बीच जो है अपर सर्किट जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं विपुल जी बहुत टाइम के बाद अरुण जी शो पर हैं,
तो ये आपकी राय जानना चाहते हैं। आरसीएफ में एक तो ये फ्रेश एंट्री जानना चाह रहे हैं कि अभी फ्रेश एंट्री करनी चाहिए कि नहीं। दूसरा, एनएससी का जो केमिकल इंडेक्स लॉन्च हो रहा है सर, उसके ऊपर ये राय जानना चाह रहे हैं आपकी कि इसको लेकर के आपकी क्या राय है, और इन दोनों पे ही आप व्यू देना चाहेंगे सर। पहले तो आरसीएफ से शुरू करते हैं। सर, आरसीएफ की बात करें तो शेयर लगातार गिरावट के बाद में अब कुछ संभलने की चेष्टा में है, लेकिन बॉटम बना नहीं है। बॉटम इस्टेब्लिश करने में कुछ समय लग सकता है और उसके बाद में उसी रेंज बाउंड मूवमेंट में ये चल सकता है। जहां तक केमिकल इंडेक्स का सवाल है, इसका अभी तक मैंने स्टडी नहीं किया है, बट इसके कुछ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स को इंडिविजुअली देखकर हो सकता है जब अगली बार आपके शो पर बात करूं तो इसका होमवर्क थोड़ा कर फिर आपको इस पर टिप्पणी दूंगा। जी सर, ये जो किस पर कह रहे हैं सर होमवर्क करने के लिए, ये केमिकल इंडेक्स पे? केमिकल इंडेक्स पे। ठीक सर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अपर सर्किट जी आप जो है इस बात को समझेंगे। मजहर आलम साहब से बात कर लेते हैं। आलम साहब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार सर, नमस्कार सर, बड़ी मेहरबानी सर, आज बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है। अरे सर, आपका प्रोग्राम है सर, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं तो आपको मनी 9 से देख रहा हूँ सर, आज तकरीबन 6 महीने से मैं आपको फॉलो करता हूँ सर। आप वहाँ से यहाँ आ गए, कोई कभी मैंने सवाल नहीं किया सर, इधर जो पूछा तो आपने मुझे लिया ही नहीं सर। अरे सॉरी सर, सॉरी, माफ़ी चाहेंगे माफ़ी चाहेंगे कि आपका सवाल नहीं कार्यक्रम में शामिल हो पाया। आज शामिल कर लेते हैं सर। उम्मीद करते हैं आज तो शिकायत दूर हो गई होगी आपकी। जी हैं, अंशुल जी हैं और आस्था मैम है और ये केजरीवाल सर है। मैं इन्हीं तीनों को लेकर सर अब तक काफी मुनाफे में हूँ सर। अरे मगर एक मैं फंस गया हूँ सर। कहाँ पे सर? ये एजिस लॉजिस्टिक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कौन सा सर? एजिस लॉजिस्टिक्स? जी 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 सर। चलिए ठीक है, अभी जरा एजिस किस रेट पर लिया आपने? 773 सर। 773 पे आपने लिया है। 724 का रेट है। 40-50 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? ऐसा मैंने तो शॉर्ट टाइम के लिए लिया था, अब ये है कि मजबूरी है, अभी रुके हुए। हाँ, बात सही है आपकी कि जब फंस जाता है इंसान तो रुकता है, लेकिन हाँ एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लेना चाहिए, क्योंकि सारे ट्रेड जो है आपके प्रॉफिटेबल हों ये ज़रूरी नहीं है। जो और चूँकि यहाँ पे आप बाज़ार में भी काफ़ी गिरावट रही, अच्छी बात यह है कि इतने उतार चढ़ाव में भी आप मुनाफे में रहे। केजरीवाल सर, क्या सलाह रहेगी आपकी इनके लिए? 40-50 रुपए के नुकसान पे हैं एजिस लॉजिस्टिक्स में। नज़रिया बहुत लंबा नहीं था इनका। तो कुछ ही महीने 2 महीने पहले ये शेयर में एक बड़ी अचानक एक शार्प अपमूव आई थी। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका दिया था शेयर इसमें से निकलने का। उसके बाद जो गिरावट शुरू हुई है, काफी नीचे गिर के फिर थोड़ा बाउंस आया और फिर गिरावट हुई है। तो मेरे ख्याल से शेयर में फिलहाल एक कंसोलिडेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से ये शेयर स्टेडी होकर थोड़ा सा ऊपर चलेगा। नतीजे जो आएंगे मार्च के, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा। एक इन्हें सलाह ये रहेगी कि कम से कम अब एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख लीजिए, जिससे कि अगर गिरावट बढ़ती है, बाजार खराब होकर आगे चलता है, तो आपके लॉस में एक बढ़त ना हो, कहीं ना कहीं आप उसमें से निकल पाएंगे। जी ठीक है सर। अभी सर बात हो रही थी आपसे जब इरेडा को लेके, तो आपने कहा पीएफसी आरईसी से महंगा है। पीएफसी आरईसी करंट लेवल पे खरीद सकते हैं क्या सर? या फिर टाटा पावर, या फिर टाटा पावर? मतलब सवाल जी नहीं, अच्छा सवाल पूछा आपने जी, एक बार बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी 390 के आसपास चल रहा है पीएफसी का शेयर। बीच में अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई थी, आज जरूर दबाव में है। करीब 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये जो एकदम से गर्मी बढ़ी है उसका फ़ायदा उठाने में कौन सा शेयर ज़्यादा बेहतर रहेगा, पीएफसी आरईसी या फिर पावर फाइनेंस? पीएफसी की अगर बात करें तो ये शेयर एवरेजेस के ऊपर आया है और यहाँ पर थोड़ा सा जो कहते हैं कश्मकश करेगा, और एक बार ये एवरेज के ऊपर अगर ट्रेड करने लगेगा तो इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट बन सकती है। जहां तक आरईसी की बात करें जी, ये भी उसी रेट के आसपास चल रहा है। आरईसी भी जी
आरईसी का भी वही माजरा है, एवरेजेस से थोड़ा सा नीचे है। तो पीएफसी और आरईसी के कंपैरिजन में पीएफसी आज के दिन बेटर लगता है। आरईसी हो सकता है 10-15 दिन पीएफसी के पीछे है, तो आप पीएफसी में ट्रेड कर सकते हैं। उसमें कुछ मूवमेंट मिले तो उसे बेचकर आरईसी ले सकते हैं। ये आपके लिए राय बनती है। और सर इसी के साथ साथ जरा टाटा पावर भी देख लीजिए अगर आपको मतलब मिल जाए तो, क्योंकि ये वो शेयर हैं जो कि अभी हाल फिलहाल में काफ़ी सवाल आ रहे हैं, क्योंकि एकदम से कंजम्पशन स्टोरी की बात होने लगी है कि यहाँ पर जो है अब कंजम्पशन बढ़ेगा पावर का, तो किस में फ़ायदा उठाया जाए। टाटा पावर क्या अभी 1-2-3 महीने के लिए रख सकते हैं? टाटा पावर का शेयर चार्टिकली अच्छा लग रहा है जी। शेयर में जो गिरावट हुई है 3-3.5 महीने, उसके बाद में एक बॉटम बना है। ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम टिकना चाहिए और शेयर एवरेजेस से लड़ने के लिए ऑलरेडी उसके पास पहुंचकर चेष्टा कर रहा है अब ऊपर निकलने का। मान लीजिए अगले 5-7 दिन के कारोबारी समय में ये शेयर गिरता नहीं और 2-4 रुपए भी बढ़ जाता है तो ये एवरेजेस के ऊपर निकल आएगा, जिसके कारण आपको इसके अंदर में एक अपमूव मिल सकता है। जैसे आप कह रहे हैं गर्मी की सीजन शुरू हो गई है, अनुमान जताया जा रहा है कि ये साल एक कठिन गर्मी का मौसम होगा जहां पे गर्मी के लेवल्स बढ़ते रहेंगे, तो बिजली ऊर्जा की खपत देश में बढ़ेगी, कहीं न कहीं इससे फायदा होगा। ठीक सर, ये पावर की बात हो रही है, एक और पावर का शेयर डिस्कस कर लीजिए। शकीर खान साहब का सवाल है, कह रहे हैं आईपीओ के टाइम से वारी एनर्जी लेकर के बैठे हुए हैं, कह रहे हैं बहुत नीचे आ गया है, अब क्या करूं, सेल करूं या खरीदूं। सर अभी तो रिन्यूएबल एनर्जी की स्टोरी भी हल्की पड़ गई है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? रिन्यूएबल वाला मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया अभी हाल फिलहाल में जब से ट्रम्प साहब आए हैं। तो जहां तक वारी एनर्जी का सवाल है, इस कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये शेयर आने के साथ धमाका हुआ था। 1500 में इश्यू प्राइस, 2200 के आसपास लिस्टिंग, 3700-3800 का उछला स्तर और उसके बाद 2000 ये शेयर बिक चुका था। फिर अब अपनी नई चाल कर रहा है। मेरे ख्याल से ये आम आदमी के लिए शेयर नहीं है, ये उन्हीं के लिए ठीक है जो टेस्ट करना चाहते हैं अपने दिल की ताकत को कि भाई वो विथस्टैंड कर सकता है क्या शॉक आपको बाजार से भी लगता है और बिजली के करंट से भी लगता है। तो ये एक शेयर ऐसा है जो आम आदमी के लिए है ही नहीं। मेरे ख्याल से आप जितनी जल्दी इस शेयर से निकल जाएं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। जितनी जल्दी एग्जिट करें उतना बेहतर रहेगा, आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर रहेगा।